लोकसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आया, सरकार बनी और अब संसद का पहला सत्र शुरू हो गया है। और इसी बीच विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बहुत संयम उनमें दिखाई दे रहा है और राहुल को शैडो पीएम भी कहा जा रहा है। शैडो पीएम क्या है, शैडो पीएम की क्या, किस तरीके से शैडो पीएम काम करता है, शैडो कैबिनेट क्या होती है, जिस तरीके से लगातार खबरों के बीच में जो शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बातचीत हो रही है, इस पर बात करेंगे। और पोल पंच में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए और विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, दोनों में क्या रणनीतियां हो रही हैं, सरकार चलने को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति है, सवाल जवाब करने को लेकर, ये तमाम चीज़ें पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं India.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले शैडो पीएम पर बात करते हैं। कहां से कॉन्सेप्ट आया, क्या है शैडो पीएम, आखिर क्यों इसकी चर्चा एकदम से बढ़ गई है? धन्यवाद नरेश जी। शैडो पीएम की चर्चा इसलिए बात आ रही है क्योंकि ये टर्म आप उस तरीके से कह सकते हैं जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, यूके की खासकर, वहाँ पर शैडो कैबिनेट और शैडो मिनिस्ट्रीज शैडो मिनिस्ट्रीज की बात आती है। तो शैडो कैबिनेट एक होता है, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट आया क्योंकि वहाँ पर यूके में आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन आप कह सकते हैं, वहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो सरकार बनी, उसका जो अपोजिशन पार्टी हुई, तो उन लोगों ने उस ट्रेडिशन को शुरू किया। जिस तरह से सरकार का कैबिनेट हुआ करता था उसी को रेप्लिकेट करके उसी तरह से जो अपोजिशन में पार्टी हुआ करती थी वो खास मिनिस्ट्रीज को उसी के जो उनके उस अपोजिशन के प्रोमिनेंट मेंबर्स हुआ करते थे वो लोग एक शैडो कैबिनेट करके बना लेते थे, जिसमें कि वो जो मिनिस्ट्रीज के पैरेलल वो उसी तरह से काम करने का मतलब हुआ कि ये जो पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन के लिए सरकार को क्वेश्चन करना, कुछ खास पॉलिसीज़ को लेकर क्वेश्चन करना, इस तरह से वो पैरेलल तरीके से काम करते थे। और सरकार को जो है अपने प्रश्नों के जरिए जो है एक तरह से टेंटर हुक पे, यानी यूँ कहिए कि हमेशा जो है एक तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहते थे कि उनको किस तरह से अपने प्रश्नों से अपने। हालांकि भारत में भी सर यही होता है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग है, विपक्ष का नेता कहा जाता है, नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, वो शैडो पीएम क्या कहते हैं? नहीं, उस तरह के ट्रेडिशन में अभी हमारे यहाँ नहीं फॉलो हुआ है एग्जैक्टली। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरह से पहली बार 90 के जब इसके पिछले बार जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके पहले जब बीजेपी सत्ता में थी, उसके बाद जब विपक्ष में आई, तो उस तरीके से शैडो कैबिनेट की बात जो आडवाणी जी किया करते थे। और उनको देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो विपक्ष का नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर जो विपक्ष का नेता जो है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है तो जाहिर सी बात है वो शैडो कैबिनेट के साथ रिलेट करें तो वो शैडो प्राइम मिनिस्टर भी हो जाता है, क्योंकि वो उसी स्तर पे जो है प्रधानमंत्री को क्वेश्चन कर सकता है, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हुए अपने पॉलिसी डिसीजन पे। जैसा आपने देखा होगा कि इस बार जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी पहुंचे और अपने जो LOP बने लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी सौम्यता से जो कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से जो हैंडशेक किया, वो फोटो आप सभी जगह देश भर की मीडिया में दिखाई पड़ा और सब लोगों ने उस इमेज में जो राहुल गांधी की मैच्योरिटी की सराहना भी की, जिस तरह से उन्होंने ट्रेडिशन का पालन किया। और साथ ही में आपने देखा होगा जब स्पीकर पद का चुनाव हुआ तो उसमें जो वो पिक्चर बहुत मशहूर हुई, दिखी, सब लोगों ने पसंद किया कि पहले प्रधानमंत्री स्पीकर को बधाई देते हुए, उसके पीछे जो है आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में खड़े हुए और उसके पीछे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये पिक्चर बहुत आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर थी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। तो इस स्थिति में देखा जाए तो राहुल गांधी की एक सीरियस इमेज, पहले जैसे लोग उनको जो है अपोजिशन में जो है उनको सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो रिक्वायर्ड नंबर हुआ करते थे 1/10 होना चाहिए किसी भी पार्टी को, पिछले 10 साल से वो नंबर नहीं था, वो नंबर नहीं था, तो इसलिए उनको वो दर्जा नहीं हासिल हो सका। तो आप यूँ कह सकते हैं कि पिछले 10 साल के संघर्ष के बाद में उन्होंने अपनी न्याय यात्रा और भारत यात्रा के बाद जिस तरह से जो लोगों की भावनाओं से जुड़े और उन्होंने जो एक तरह से भारत भ्रमण किया और सभी क्षेत्रीय आप यूँ कहें कि समस्याओं को समझने की कोशिश की, समझा भी, और एक तरह से अपनी जो पार्टी के जो काडर्स हैं उनको रिवाइव किया, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, या फिर आप कहें कि संपूर्ण भारत में, आप स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की भी बात करूंगा,
सभी जगह पे उन्होंने विजिट करके अपने कार्डर्स को रिवाइव किया है और उसके साथ में ही ऑपोजिशन की वॉइस बन के पार्लियामेंट में अब लीडर ऑफ अपोजिशन का उन्होंने दर्जा हासिल किया। बिल्कुल सर, राहुल गांधी की अब ताकत भी बड़ी है, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं और राहुल काफ़ी संयम उन पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी धैर्य दिखाई दे रहा है। जो भी बातचीत कर रहे हैं तो लग रहा है कि एक मझा हुआ नेता बात कर रहा है, तो राहुल में बहुत परिवर्तन तो नज़र आ रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में है कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार अपने जो भी योजनाएं लेकर आती थी या जो भी कानून लेकर आती थी आसानी से पास करवा लेती थी लोकसभा में, लेकिन इस बार जो सिचुएशन बनी हुई है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है और बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनकी विचारधारा जो एनडीए में है उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है। उसमें जेडीयू भी एक शामिल है, इसमें टीडीपी भी शामिल है। कई तरीके से कई मायनों में इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। ऐसे में अब जो काम करने जाएगी भारतीय जनता पार्टी, नए कानून पास करने जाएगी या नई चीज़ें उसको पास करना होगा, तो कितनी मुश्किलें आएगी उसके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से एनडीए की पहली बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी को उसके नेता के रूप में चुना गया था, उसी में बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उस अपने भाषण में जो 70 मिनट का तकरीबन था, उस भाषण में उन्होंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने जो प्राथमिकताएं गिनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने एनडीए की लगातार बात की और सर्वमत की बात की। तो उन्होंने अपने के जो लचीलेपन को, अपने जो आने वाली सरकार या आने वाले समय में जो सरकार किस तरह से काम करेगी, उसमें जो लचीलापन होना चाहिए उसका रिफ्लेक्शन उस स्पीच में दिया था। साथ ही में उन्होंने एनडीए को जो है न्यू इंडिया और आपने देखा होगा कि जो डेवलप्ड इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया की बात कही थी, एनडीए को नए तरीके से डिफाइन किया था। तो उन्होंने गोल सेट किया था कि हम लोग जो है डेवलपमेंट जो हमारा टास्क होगा और उसी पे फोकस होगा। 2047 के लिए एजेंडे की बात कही, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो इन जो डेवलपमेंटल प्लान को उन्होंने लेकर बात किया, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। और आपने देखा होगा, अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू बिहार के लिए पैकेज की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। जेडीयू के एग्जिस्टेंस के लिए बिहार का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो लेकिन सर, इनमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार बात हो रही है, और भी कई ऐसे कानून हैं जो सीधे तौर पर मुस्लिमों को प्रभावित करते हैं या दूसरे धर्मों के लोगों को प्रभावित करते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि टीडीपी और जेडीयू के जो पॉलिटिक्स है, उनके जो वोटर्स हैं उसमें मुस्लिम मतदाता भी शामिल हैं। टीडीपी कई बार मुस्लिमों के लिए उन्होंने चुनाव में भी कई घोषणाएं की हैं मुस्लिमों के पक्ष में। तो क्या जब ये चीज़ें अगर सदन में आता है इस वाले टर्म में, तो क्या वहाँ पर क्या होगा सिनेरियो? मैं आपको बताऊं कि मैंने वही अपनी बात से ही शुरू करूंगा कि उसमें आप देखेंगे कि टसल वाली बात इसलिए नहीं आती है कि जब डेवलपमेंट मॉडल होता है, तो डेवलपमेंट मॉडल होता है तो छोटी चीज़ें, जो छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें कि शामिल है कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात या कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात, तो आपने देखा होगा कि जब टीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में आई, तो उन्होंने अपने वहाँ जो रीजनल जो मैनिफेस्टो है उनकी पार्टी का, उसमें उन्होंने जो मुस्लिम्स को जो है एज ए ग्रुप सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के रूप में जो है शामिल किया और 5% रिजर्वेशन की बात कही। तो जाहिर सी बात, इन सब मुद्दों को समझते हुए भी बीजेपी जो है, जो कि वो पूरी तरह से इस रिजर्वेशन का यूँ कहिए कि वो कर रही थी, विरोध कर रही थी, फिर भी बीजेपी उनके साथ में आई, तो जाहिर सी बात उनके बीच में एक बीच की अंडरस्टैंडिंग हुई। तो मैं यूँ कहूँ कि पहला कॉन्फ्लिक्ट का जो पॉइंट होना चाहिए था वो उन लोगों ने आपस में सुलझा लिया होगा। दूसरी बात मैं कहूँ, अगर जेडीयू की बात, जेडीयू तो शुरू से ही रहा है, आप देखना है कि बीजेपी के साथ में एनडीए का घटक रहा है, इंपॉर्टेंट घटक रहा है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये लोग अपने एजेंडे को लेकर या अपने रीजनल जो एस्पिरेशंस को लेकर, रीजनल जो उनकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये लोग अब थोड़ा सा मुखर रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये लोग की प्लेयर्स हैं, तो उसमें ये अपनी बात भी मनवाने में कुछ हद तक कामयाब होंगे। और मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया डेवलपमेंट वाला, उसमें वो कोशिश भी करेंगे या इस तरह की उन्होंने शुरुआत भी कर दी है कि हम डेवलपमेंट को लेकर आगे चलेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसका रिफ्लेक्शन आप कैबिनेट में देख सकते हैं। जिस तरह से कैबिनेट में लोगों को शपथ दिलाई गई, जिस तरह अपने पुराने कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को उन्होंने रिटेन किया। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब स्पीकर का चुनाव हुआ, ये भी बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन था कि सरकार जो है बाकी लोगों को सुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से जो है घुटने पे आ जाएगी। ऐसा रिफ्लेक्शन आपने देखा।
और मुझे लगता है कि इसके पीछे इन लोगों ने जो जब एनडीए का फॉर्मेशन हुआ तो उसी समय बहुत मोटी मोटी बातें जो तय हो गई होंगी, तभी वो लोग इस तरह से कर रहे हैं और कोई भी विरोध का स्वर नहीं दिख रहा है। जबकि अपोजिशन कोशिश कर रहा था कि इस तरह का नैरेटिव बने कि आपस में उन लोगों में जो है एक तरह से बातें बन नहीं रही, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी सुगबुगाहट दिखी नहीं है। बिल्कुल सर, इस बीच एक और बहुत सारी चर्चा इस बात की है कि पिछले 10 सालों से नेता विपक्ष कोई था नहीं नेता, अब राहुल गांधी हैं, और नेता विपक्ष होने का कितना असर पड़ता है सदन की कार्रवाई पर? जी हाँ, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि देखिए एक कैबिनेट रैंक का स्तर होता है, उसकी एक आवाज़ सुनी जाती है। और मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से सशक्त विपक्ष का होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। सशक्त विपक्ष होगा तभी जो है सरकार उसकी बात पूरी तरह से जो सुनेगी, गौर करेगी, और पॉलिसी डिसीजंस पे जो है हीटेड डिबेट होना, यानी डिबेट, और यानी यूँ कहिए कि जो अगर डिबेट नहीं होती, एक तरफा डिबेट होती है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं हुई। और हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड की सबसे लाइव और स्वस्थ डेमोक्रेसी है, उसमें स्ट्रांग अपोजिशन बहुत जरूरी था। पिछले दो टेन्योर में आप देख रहे थे उस तरह से जो है अपोजिशन स्ट्रांग नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार स्ट्रांग दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा होगी, ओवैसी साहब ने भी कहा स्पीकर को बधाई देते हुए कि सरकार अब करेक्टर बदल चुका है सदन का। तो करेक्टर बदल चुका है होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं छोटी पार्टीज को नकारा जा सकता है। छोटी पार्टी की भी एक एमपी है, उसकी भी आवाज़ उतनी ही मुखर होनी चाहिए। आपने वो जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात सुनी कि हम लोग बैकवर्ड और बहुत बहुत पिछले, हमारा जो समाज है पिछड़ा है और किनारे हाशिए पर है, लेकिन उसकी आवाज़, उसके हित के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और आपको हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, मैं कहूँगा ये खूबसूरती है, आप यूँ कहें डेमोक्रेसी की, कि एक भी मेंबर जो है किसी भी पार्टी का, उसकी भी आवाज़ उतने ही पुख्ते तरीके से सुनी जानी चाहिए सदन में। बिल्कुल सर। तो देखिए दर्शकों, अब सरकार बन चुकी है, सदन की कार्रवाई लगभग चल रही है। अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, हाँ, अब कुछ ही दिन में देखेंगे कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो बजट है वो भी आपके सामने होगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी पर लगातार चर्चा है कि राहुल गांधी पर इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और राहुल गांधी देखते हैं कि इस जिम्मेदारी को कितने सही तरीके से निभाते हैं और कितना कारगर साबित होता है। विपक्ष का मजबूत होना सरकार में ये बहुत जरूरी है। एक बात और मैं टोकूंगा बिल्कुल यहाँ पर, मैं एक कहूँगा, जैसे आपने शैडो कैबिनेट की बात कही थी, तो शैडो कैबिनेट की परंपरा वहाँ से होते हुए जब यूके से शुरू हुई, तो उनकी जो कॉमनवेल्थ नेशंस थे, ज़्यादातर उन जगहों पे गई जहाँ पर जो उन लोगों ने उनकी कॉलोनीज थी। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, इवन अमेरिका में भी कुछ हद तक था, लेकिन ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इसमें जो हांगकांग था, वहाँ पर इस तरह की परंपरा, क्योंकि ये लोग जो है ब्रिटिश जो रेजीम की कॉलोनीज रही, तो कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट भी रहे, तो उन सब देशों में ये शैडो पार्लियामेंट का ट्रेडिशन जो है अभी भी बरकरार है। वहाँ उसी तरीके से, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, क्योंकि लंदन में जो है पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर हुआ करता था, जहाँ उनकी पार्लियामेंट बैठती थी, तो इसलिए जो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। और उस ट्रेडिशन को फॉलो करना, शैडो कैबिनेट का जो वहाँ की एक ट्रेडिशन, आप जानेंगे कि यूके में जो है वहाँ का संविधान, वहाँ की परंपरा जो अलिखित लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ चूंकि 14th सेंचुरी से डेमोक्रेसी की परंपरा चली आ रही है, तो वहाँ वो ट्रेडिशन और परंपरा, यूँ कहें परंपराएं, उनका जबरदस्त योगदान है, उसी का एक ये अहम हिस्सा है। बिल्कुल, भारत में शैडो पीएम नहीं है, लेकिन सर विपक्ष का जो नेता है वो प्रधानमंत्री पर परछाई की तरह नजर बना के रखता है, और बिल्कुल, तो इसलिए शैडो पीएम राहुल गांधी को कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हर बात पर जब भी बहस होती है सदन में, तो विपक्ष का नेता जो है वो प्रधानमंत्री पर काउंटर करता है और उनके मंत्रियों पर काउंटर करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है विपक्ष में। तो ये आपको लगातार आप देखने को मिलेगा 5 साल तक राहुल गांधी कैसे काम करते हैं, और जो बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली है वो कितना निभा पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये देखना बाकी है। लगातार देखते रहिए पोल पंच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।